Hello student, myself Abhishek Kumar Gupta. I am senior assistant professor in ABS Engineering College, Electrical and Electronics Engineering Department. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नेटिक सिस्टम को कवर किया था, सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम को, ठीक है। फिर मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक फोर्स और टॉर्क कैसे, जो मैथमेटिकल फार्मूला होता है वो कैसे निकल के आता है, वो चीज़ देखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फोर्स कवर करेंगे, उसके बाद टॉर्क के लिए मैं बताऊंगा कि क्या चीज होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, जनरली मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है कि आपने जितना वर्क, मैकेनिकल वर्क डन किया है, यानी अगर हम एफ की बात करें कि एवरेज वैल्यू है, एवरेज फोर्स। क्लियर, अगर एवरेज फोर्स की बात करें तो मैकेनिकल वर्क डन, क्लियर, अपॉन डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस वर्क डन की वजह से। सिंपल टर्म में कहें तो एफ की वैल्यू जो होती है वो मैकेनिकल वर्क डन होगी आपकी ड्यूरिंग, ये किस कंडीशन के लिए, ये फॉर ड्यूरिंग आर्मेचर मूवमेंट। ये जो हमने निकाला है ये ड्यूरिंग आर्मेचर मूवमेंट, यानी आर्मेचर मूवमेंट के दौरान जो आपका मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बराबर। इसको हम बोलते हैं एफ का मतलब हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियर, ठीक है। यानी अगर हम बात करें कि अगर मान लो डी डब्ल्यू मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है, क्लियर, और उसकी वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है वो dx है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू क्या होगी, एफ इंटू डी एस के बराबर जाएगी, क्योंकि मैकेनिकल वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर। जब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, मैंने ये बोला डी डब्ल्यू मैकेनिकल, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, उसके लिए जो मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है वो डी डब्ल्यू मैकेनिकल के बराबर है। तो डी डब्ल्यू मैकेनिकल की वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ ई डी एक्स, या यहां से आपका जो डब्ल्यू मैकेनिकल की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी इंटीग्रेशन एफ ई डी एक्स के बराबर। क्लियर, ये चीज हम यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको कि एवरेज जो फोर्स होता है वो क्या होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, ठीक है। बस यहाँ पे हम कैलकुलेशन में देखो होता क्या है, कोई भी सिस्टम आप ये चाहते हो कि वो इंस्टेंटेनियस ऑपरेट हो। जैसे हमें सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम के लिए ही डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि इंस्टेंटेनियस मूवमेंट में क्या होता है, तुरंत ही आपका जो स्विच का पोजीशन है वो ओपन पोजीशन से क्लोज पोजीशन पे आ जाता है। तो हम यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं, ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डी एक्स, बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। और ये जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है इसको हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस है। इंस्टेंटेनियस होने का मतलब क्या हो गया, साई की वैल्यू कांस्टेंट, और जब साई कांस्टेंट होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या निकालते थे हम लोग, आई डी साई के बराबर, जिसकी वैल्यू क्या जाती है, जीरो। क्लियर, तो हम यहाँ पे जो प्रूफ करने जा रहे हैं वो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो सिस्टम है, ठीक है, वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि वो एक इंस्टेंटेनियस सिस्टम है, यानी जो ओपनिंग से क्लोजिंग बिहेवियर आने में जो टाइम लग रहा है, या फिर आप ये मानो कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट जो डीएक्स पार्ट हम ले रहे हैं वो काफी कम है, मतलब कि फ्लक्स की वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो इसलिए डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल क्या हो गया, जीरो के बराबर हो गया। क्लियर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की वैल्यू भी बोल सकते हैं कि ये जीरो के बराबर हो गई, ठीक। तो थोड़ा सा देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, या और डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल टू आई डी साई, जब डी साई की वैल्यू जीरो होगी तो ऑब्वियस सी बात है डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल भी जीरो ही होगा, क्योंकि साई कांस्टेंट है, डी साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी साई का मतलब डिफरेंस इन फ्लक्स, कोई फ्लक्स में चेंज ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्लियर, ठीक है। जब डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल जीरो हो गया तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या कहता है, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल टू डी डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डी डब्ल्यू फील्ड के बराबर। क्लियर, इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो जीरो इक्वल टू
डी डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डी डब्ल्यू फील्ड के बराबर। और आपका जो डी डब्ल्यू मैकेनिकल है इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम देखें यहाँ पे डी डब्ल्यू मैकेनिकल इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी डब्ल्यू फील्ड। अभी हमने क्या निकाला था, डी डब्ल्यू मैकेनिकल की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, एफ ई डी एस के बराबर। तो एफ ई डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी डब्ल्यू एफ एल डी। ठीक है, अब यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ ई हमें क्या फोकस करना है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो एफ ई की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, माइनस डी डब्ल्यू एफ एल डी अपॉन डी एक्स के बराबर, निगेटिव के साथ आ रहा है। क्लियर, यानी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड एनर्जी है, लेकिन निगेटिव साइन का मतलब क्या है, डिक्रीज इन द फील्ड एनर्जी है। क्लियर, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और ये सब डेरिवेशन हमने कब किया है, जब साई की वैल्यू कांस्टेंट है। क्लियर, तो आप इसको एक लैंग्वेज में ऐसे भी प्रूव हो सकते हैं इसको कि ये जो निगेटिव साइन है, ये जो आपका निगेटिव साइन है, ये निगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि एट कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका फोर्स है वो क्या हो रहा है, किसकी वजह से मिल रहा है, डिक्रीज इन द फील्ड एनर्जी की वजह से मिल रहा है। क्लियर, ठीक है, तो ये चीज आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं कि निगेटिव साइन सो दैट द ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट dx द मैकेनिकल वर्क डन इज इक्वल टू द डिक्रीज इन एनर्जी एट कांस्टेंट फ्लक्स। क्लियर, तो ये निगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि जो आपका मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है एट कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज पे, देखो यहां पे जो मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है एट कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज पे, वो किसकी वजह से हो रहा है, डिक्रीज इन द फील्ड एनर्जी। क्योंकि निगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया, डिक्रीज। अगर हम एफ की बात करें तो स्लोप निगेटिव हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डिक्रीज ही करेगी। तो यहां पे नेगेटिव साइन का बस यही मतलब है कि एट कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज दे डिक्रीज इन द फील्ड एनर्जी फॉर द करेस्पॉन्डिंग मैकेनिकल वर्क डन। क्लियर, तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये चीज कब निकली है, जब साई की वैल्यू कांस्टेंट हो, साई कांस्टेंट हो या फिर फाई कांस्टेंट हो, क्योंकि साई इक्वल टू क्या होता है, एन फाई के बराबर। साई क्या होता है, एन फाई के बराबर। क्लियर, तो ये एक एक्सप्रेशन आ जाता है माइनस डी डब्ल्यू एफ एल डी अपॉन डी एस के बराबर। ठीक है, ये तो हमने एक आइडियल फेज ले लिया कि हमारा वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमारा सब कुछ इंस्टेंटेनियस है। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, अगर हम प्रैक्टिकल टर्म में बात करें तो प्रैक्टिकली आपको ही पता है कि अगर एक्स चेंज हो रहा है, एक्स आपका क्या हो रहा है, मतलब एयर गैप रिड्यूस हो रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मतलब जो आपका क्लोज पोजीशन का योक है और जो आर्मेचर के बीच का डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब ये डिक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है रिलक्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। जब रिलक्टेंस डिक्रीज होगा तो एक चीज और है कि आपका जो साई है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। हमें अगर आपको याद हो तो हमने बताया था आपको कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। अगर हम कांस्टेंट एक्साइटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो एमएमएफ कांस्टेंट हो जाता है, तो रिलक्टेंस की वैल्यू घट रही है तो साई की वैल्यू बढ़ रही है। यानी डब्ल्यू फील्ड जो है वो केवल एक्स पे डिपेंडेंट नहीं है, वो साई एज वेल एज एक्स दोनों पे डिपेंडेंट। क्लियर, तो इसीलिए जो एफ की वैल्यू आती है प्रैक्टिकली अगर हम टर्म में बात करें तो डेल अपॉन डेल एक्स, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, साई के रिस्पेक्ट में हमने यहां पे साई कांस्टेंट लिया तो डेफिनेट डिफरेंशिएशन था। यहां पे क्या होता है, साई भी चेंज होता है, लेकिन साई का जो चेंज होना है अगर हम उसको वर्चुअल मान के चले तो वो कांस्टेंट जाता है, लेकिन जो ओरिजिनल डिफिनेशन है यानी प्रैक्टिकलिटी की हम अगर बात करेंगे तो ये माइनस डेल बाई डेल एक्स डब्ल्यू एफ एल डी साई एक्स के बराबर होगा। यहां पे क्या हो गया, साई कांस्टेंट हो गया था। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि ये चीज क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा साई किस पे डिपेंड करता है, हमें पता है कि जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ का क्या होता है, डी साई बाई डी टी। यानी साई को कौन कंट्रोल कर रहा है, ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रिकल टर्म में अगर हम बात करें तो वोल्टेज। क्लियर, साई को कौन कंट्रोल कर रहा है, वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है। तो जब वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है
तो वोल्टेज कंट्रोल होने की वजह से ये जो डेफिनेशन हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, इसको हम यूज करते हैं फॉर वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम के लिए, फॉर वोल्टेज कंट्रोल्ड सिस्टम के लिए। ऐसा सिस्टम जिसको वोल्टेज रन करा रहा हो, यानी एक्साइटेशन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको वोल्टेज रन करा रहा हो, ऐसे सिस्टम में हम क्या करेंगे, माइनस डेल बाई डेल एक्स WFLD या माइनस डी WFLD बाई DS के बराबर, ठीक है। और साई की वैल्यू या फाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कंपटीशन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम के लिए आप कौन सा फॉर्मुलेशन यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कैसे ये वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फेज में बढ़ते हैं जरा। मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो को एनर्जी है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और इसको हम यूज करेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स एंड टॉर्क। क्लियर। तो देखो यहां पे को एनर्जी का कितना अच्छा यूज होता है। यहां पे हमें पता है कि WFLD प्लस WFLD डैश इक्वल टू क्या होता है, I1 साई के बराबर। क्लियर। तो अगर हम DWFLD प्लस DWFLD डैश की बात करें तो ये क्या हो जाता है, I1 या I मान के चले हम लोग, चलो I D साई के बराबर। क्लियर। तो यहां से DWFLD की वैल्यू क्या आ जाएगी, I D साई माइनस DFLD डैश। क्लियर, ठीक है। अब हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन पे बढ़ते हैं। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन क्या कहता है, DW इलेक्ट्रिकल इक्वल टू DW मैकेनिकल प्लस DW फील्ड। क्लियर। DW मैकेनिकल की वैल्यू क्या हो जाएगी, FEDX के बराबर प्लस DW फील्ड को हम यहां से पुट कर रहे हैं I D साई माइनस DWFLD डैश। क्लियर। I D साई से ये DW इलेक्ट्रिकल की वैल्यू क्या होती है, I D साई के बराबर। I D साई से I D साई कैंसिल आउट हो गया, यानी यहां पे आपका FEDX की जो वैल्यू आ गई वो DWFLD डैश के बराबर आ गया, या FE की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, DWFLD डैश अपॉन DS के बराबर। क्लियर, ठीक है। तो WFLD डैश क्या होता है आपका, WFLD डैश क्या होता है आपका, WFLD डैश हमने निकाला था तो मैंने क्या बताया था, ये साई DI के बराबर होता है। क्लियर, ठीक है। तो हमने ये चीज कैलकुलेट भी की थी, निकाली भी थी। यानी अगर हम बात करेंगे अगर हम बात करेंगे यहां पे को एनर्जी कॉन्सेप्ट की, तो को एनर्जी कॉन्सेप्ट में हमें पता है कि WFLD का जो एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट होता था वो I करंट का कंपोनेंट होता था या फिर MMF का होता था। यानी ये जो रिलेशन निकला है ये किसके लिए निकला है, या तो I कांस्टेंट होगा या फिर F की वैल्यू कांस्टेंट होगी। देखो यहां पे ऐसा नहीं कि साई कांस्टेंट है, DW इलेक्ट्रिकल की वैल्यू 0 हो जा रही है, नहीं। ये जो मैथमेटिकल रिलेशन है ये को एनर्जी के टर्म में आया है। जो को एनर्जी का जो डिफिनीशन होता है, WFLD डैश की बात करें तो WFLD डैश किस एक्सिस पे मिलता है, एक्स एक्सिस वाले में। आप पिछले लेक्चर में जाइएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, तो को एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। जब एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट था तो वहां पे हमने फ्लक्स, इंस्टेंटेनियस मूवमेंट में फ्लक्स को कांस्टेंट लिया, तो को एनर्जी वाले में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस मूवमेंट में हमारा करंट कांस्टेंट होगा। बस यही लॉजिक है, सिंपल सा। तो यहां पे क्या हो रहा है कि ये क्या हो रहा है, एक तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ को एनर्जी के बराबर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब किसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। क्लियर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपको मिल गया यहां भी, लेकिन यहां पे जो मिल रहा है, यहां पे जो टर्म है वो पॉजिटिव है, वो निगेटिव नहीं है। क्लियर। इसके पहले आपने देखा था वो निगेटिव था, यानी कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज पे क्या हो रहा था, जो मैकेनिकल वर्क डन हो रहा था वो डिक्रीज इन फील्ड एनर्जी, यानी मैकेनिकल वर्क डन की वजह से फील्ड एनर्जी में डिक्रीमेंट आ रहा था। जबकि यहां पे क्या होगा, एट कांस्टेंट करंट, देखो यहां पे एट कांस्टेंट करंट द मैकेनिकल वर्क डन, ड्यू टू द मैकेनिकल वर्क डन देयर इज इंक्रीज इन द को एनर्जी। जब को एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा, फील्ड एनर्जी का मैग्नीट्यूड और को एनर्जी का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो फील्ड एनर्जी भी एक तरह से इंक्रीज ही करेगी।
क्लियर। तो जैसा हमने वहां पे लिखा था कि एट कांस्टेंट फ्लक्स पे मैकेनिकल वर्क डन की वजह से आपका डिक्रीमेंट होता है फील्ड एनर्जी में, वैसे ही यहां पे ठीक क्या है, उलट है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव वैल्यू है। तो यहां पे क्या होगा, मैकेनिकल वर्क डन की वजह से को एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा एट कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट एमएमएफ। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा लॉजिक कि को एनर्जी का क्या लॉजिक है और ये कैसे निकल के आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा। पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का क्या रोल है। नेगेटिव साइन एट कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज पे डिक्रीमेंट फील्ड एनर्जी में होना ड्यू टू द मैकेनिकल वर्क डन। पॉजिटिव साइन एट कांस्टेंट करंट पे इंक्रीमेंट होना इन द फील्ड एनर्जी ड्यू टू द मैकेनिकल वर्क डन। क्लियर, ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुआ होगा। सेम लॉजिक यहां भी है कि जो आपका Fe आता है वो पॉजिटिव साइन के साथ डेल WFLD डैश, वहां पे क्या था साई एक्स था, तो यहां पे क्या हो जाएगा IX अपॉन डेल एक्स हो जाता। क्लियर। और चूंकि यहां पे जैसे वहां पे फ्लक्स का टर्म था, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा था, वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा था। यहां पे क्या है करंट का टर्म है, करंट किस पे डिपेंड कर रहा है एमएफ पे, या फिर एमएफ का टर्म है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए ये सिस्टम जो होता है यूज फॉर करंट कंट्रोल्ड सिस्टम। ये करंट कंट्रोल सिस्टम के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि करंट कंट्रोल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, या तो करंट कांस्टेंट हो गया, तो वेरिएबल होगा, डिपेंड करेगा कि एसी सप्लाई डीसी सप्लाई या फिर आरएमएस वैल्यू को ही लेके हम चल रहे हैं। जो चीजें हैं वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे क्या हो गया, ये करंट कंट्रोल सिस्टम के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि पॉजिटिव प्लस डेल WFLD बाई डेल एक्स, या फिर अगर आई कांस्टेंट है तो DWFLD डैश बाई dx, ठीक है, एट आई कांस्टेंट। तो मेरे ख्याल से लॉजिक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम करंट कंट्रोल सिस्टम को एनालाइज करेंगे और कैसे हम वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम को एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां तक ये मैग्नेटिक फोर्स का ये डेरिवेशन था। तो मेरे ख्याल से मैग्नेटिक फोर्स आपको क्लियर हुआ होगा को एनर्जी के टर्म में भी और आपका फील्ड एनर्जी के टर्म में भी। क्लियर। अगर हम बात करें टॉर्क की, टॉर्क मैग्नेटिक टॉर्क की बात करने जा रहे हैं। टॉर्क क्या होता है, अगर हम टॉर्क और एक लीनियर मोशन को एक रोटेशनल मोशन के साथ एनालॉगस लें तो एक तरह से Fe क्या हो जाएगा, Fe इज एनालॉगस टू या रिप्लेस्ड बाई, हम फोर्स को किससे रिप्लेस कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर एंगुलर टॉर्क का मतलब क्या हो गया, अब यहां पे एंगुलर मूवमेंट एंगुलर मोशन की बात हो जाएगी या रोटेशनल मोशन की बात हो जाएगी। क्लियर। फोर्स का मतलब क्या था, लीनियर मोशन की बात हो रही थी, इसलिए आप डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे। Fe क्या हो जाएगा, रिप्लेस बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क Te, जो आपका x होगा, x इज रिप्लेस बाई थीटा। ऑब्वियस सी बात है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का लॉजिक यहां पे आ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है dx किससे रिप्लेस हो जाएगा, ds इज रिप्लेस बाई d थीटा। तो कुछ होना नहीं है, पूरा पूरा वही कहानी है, बस फोर्स की जगह पे टॉर्क हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है टॉर्क हो गया तो W मैकेनिकल क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा के बराबर। जो आपका DW मैकेनिकल होगा वो क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा के बराबर। क्लियर। तो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, जैसा हमने वहां पे एक्सप्रेशन निकाला था, Fe क्या था आपका DWFLD माइनस के साथ अपॉन dx। तो ऑब्वियस सी बात है टॉर्क के टर्म में क्या हो जाएगा, माइनस DW, जो आपका टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा Te, T की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस DWFLD अपॉन डी थीटा। क्लियर। ठीक है, जैसे वहां पे F इक्वल टू क्या था, प्लस DWFLD डैश अपॉन dx, वैसे ही यहां पे टॉर्क क्या हो जाएगा, प्लस DWFLD डैश बाई डी थीटा। और कुछ चेंज नहीं आना है, तो बस यही एक चेंज होता है टॉर्क के डेरिवेशन में। तो आपका बस डेरिवेशन में क्या चेंज है, आप यहाँ पे s के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, और जो फोर्स है वो टॉर्क के टर्म में चेंज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको लॉजिक क्लियर हुआ होगा कि क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक टॉर्क ऐसे फॉर्मुलेशन होता है। अब हम जो आपका मैग्नेटिक फोर्स या टॉर्क है उसको हम देखेंगे एक लीनियर मैग्नेटिक सर्किट के लिए।
अगर लीनियर कर्व आपका मिल रहा है, ठीक है, फॉर लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व, क्लियर। हमने क्या निकाला था, अगर आपको याद हो तो हमने डिराइव किया था पिछले वाले लेक्चर में, डब्ल्यू एफ एल डी इक्वल टू डब्ल्यू एफ एल डी डैश इक्वल टू हाफ आई इंटू साई इंटू आई इक्वल टू हाफ एफ इंटू फाइव इक्वल टू हाफ, क्या निकला था हमारा, फाइव स्क्वायर इंटू रिलक्टेंस इक्वल टू हाफ एफ स्क्वायर इंटू परमियंस इक्वल टू हाफ आई स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू हाफ साई स्क्वायर बाई एल, क्लियर। यही 6 फॉर्मूले निकल के आए थे, हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था लीनियर मैग्नेटिक सर्किट भी, ठीक है। तो आपको ये 6 फॉर्मूले ध्यान में होंगे, ठीक। तो अगर हम बात करें, हम यहाँ पे फिर से वही काम करेंगे, हम पहले फॉर कांस्टेंट फ्लक्स के लिए लेंगे, जैसा मैंने बताया था आपको कि फॉर कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट फ्लक्स की बात आते ही आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, ये एक वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम की बात हो रही। तो कांस्टेंट फ्लक्स का लॉजिक कहां पे आ रहा था, फील्ड एनर्जी के साथ आप कांस्टेंट फ्लक्स का लॉजिक देख रहे थे, जबकि को एनर्जी के साथ आप क्या देख रहे थे, कांस्टेंट करंट का या कांस्टेंट एमएमएफ का लॉजिक देख रहे थे। तो फॉर कांस्टेंट फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, ये एक वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम की हम बात करेंगे, क्लियर। तो इस केस में क्या आ जाएगा, आपका जो एफ की वैल्यू आएगी, एफ क्या आ जाएगा, माइनस डी डब्ल्यू एफ एल डी अपॉन डी एक्स। अब देखो यहां पे फ्लक्स की वैल्यू, देखो यहां पे क्या है कि आर्मेचर मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस बात है रिलक्टेंस चेंज होना है, कॉइल का इंडक्टेंस चेंज होना है, परमियंस चेंज होना है, ये सारी चीजें चेंज होंगी। अब देखो यहां पे कांस्टेंट फ्लक्स कर दिया है, तो इस फॉर्मूले में केवल फ्लक्स का देखना है, केवल फ्लक्स हो या उसके साथ कोई जो टर्म है वो टर्म रिलक्टेंस हो, इंडक्टेंस हो, परमियंस हो, यही टर्म होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो यानी यहां पे अगर हम कांस्टेंट फ्लक्स की बात करें तो हम किस डेरिवेशन फोकस करेंगे, ये हाफ फाइव स्क्वायर रिलक्टेंस है और एक साई स्क्वायर बाई 2l। इन दोनों केस में आप देख रहे हैं कि फाइव स्क्वायर और साई स्क्वायर आ रहे हैं जो कि कांस्टेंट है, बचा क्या, केवल रिलक्टेंस, और रिलक्टेंस ही क्या हो रहा है, वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स। तो यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस डी बाई डी एक्स हाफ फाइव स्क्वायर इंटू रिलक्टेंस, ऑब्वियस सी बात है फाइव स्क्वायर कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ फाइव स्क्वायर डी रिलक्टेंस अपॉन डी एक्स। ये क्या हो गया, एफ की वैल्यू, क्लियर। तो एफ की वैल्यू आपकी ये आ गई। आप इसी तरह क्या कर सकते हैं, साई स्क्वायर बाई 2l का भी लॉजिक ले सकते हैं, तो साई स्क्वायर बाई 2l का लॉजिक लेके देख लीजिए। तो साई का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स लिंकेज है, फ्लक्स लिंकेज मतलब फ्लक्स कांस्टेंट वो भी है, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डी बाई डी एक्स, डब्ल्यू एफ एल डी की वैल्यू हमने पुट कर दिया साई स्क्वायर बाई 2l। तो साई स्क्वायर बाई 2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साई स्क्वायर बाई 2 डी बाई डी एक्स इंटू 1 बाई एल, क्लियर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज होगा तो इंडक्टेंस की वैल्यू भी चेंज होगी, क्लियर है चीज, ठीक है। ये आपका फोर्स के लिए रिलेशन आ गया। अगर हम बात करें टॉर्क की, तो टॉर्क के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली डीएस की जगह पे डी थीटा हो जाएगा और फी की जगह पे टी, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 बाई फाइव स्क्वायर डी आर बाई डी थीटा, क्लियर। और टी इक्वल टू माइनस साई स्क्वायर बाई 2 डी बाई डी थीटा इंटू 1 बाई एल, क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, रिलक्टेंस के टर्म में दे सकता है, कॉइल के इंडक्टेंस के टर्म में दे सकता है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें कब यूज करना, क्लियर, ठीक है। हमने देख लिया ये कांस्टेंट फ्लक्स पे ये चीजें हो रही हैं, यानी कांस्टेंट फ्लक्स में आपने लॉजिक किसका लिया है, आपने लॉजिक किसका लिया है, फील्ड एनर्जी वाला लॉजिक लिया है, न कि आपने को एनर्जी वाला लॉजिक लिया है, क्योंकि वो करंट कंट्रोल सिस्टम था और ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम फॉर कांस्टेंट करंट, फॉर
फॉर कांस्टेंट करंट और एमएमएफ। कांस्टेंट करंट और एमएमएफ का मतलब क्या हो गया? ये करंट कंट्रोल सिस्टम के लिए यूज करना हमें। क्लियर? करंट कंट्रोल सिस्टम में यूज करने का मतलब क्या हो गया? एफई का जो डेरिवेशन होता है वो क्या हो जाएगा? प्लस dWFLD डैश अपॉन dx। अब अगर हम पीछे जाएं, पिछले उस पे जाएं, थोड़ा सा हम समय थोड़ा सा पहले जाएं, तो हमने देखा था WFLD की वैल्यू क्या आती है? WFLD की वैल्यू WFLD डैश के बराबर होता है। वो क्या होगा? एक लीनियर मैग्नेटिक सिस्टम के लिए हाफ एफ स्क्वायर डेल देखा था हमने, और हाफ LI स्क्वायर या फिर हाफ I स्क्वायर L देखा था। यही देखा था हमने। एफ की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, परमिएंस चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक्स चेंज होगा तो परमिएंस चेंज होगा और इंडक्टेंस भी चेंज होगा। तो dWFLD डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस d/dx। क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे? 1/2 एफ स्क्वायर डेल। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई यहां से? प्लस 1/2 एफ स्क्वायर डी डेल बाई डी एक्स, जहां पे डेल क्या है? परमिएंस। ये आपका आ गया एक फोर्स। और अगर हम हाफ आई स्क्वायर एल पुट करेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा? प्लस d/dx 1/2 आई स्क्वायर एल। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ प्लस के साथ आई स्क्वायर कॉमन हो गया, dl/dx। क्लियर? तो ये वैल्यू हमें मिल जानी है। अगर हम टॉर्क के टर्म में बात करें, टॉर्क के टर्म में क्या हो जाना है? सिंपली टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 एफ स्क्वायर डी डेल बाई डी थीटा। जहां dx है वहां पे डी थीटा, जहां पे फोर्स है वहां पे टॉर्क, और यहां भी टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 1/2 आई स्क्वायर डी एल बाई डी थीटा। तो मेन क्या है कि आपको ये लॉजिक समझना था कि करंट कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो आपने देखा होगा को एनर्जी का कितना अच्छा यूज किया गया है यहाँ पे टू डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एज वेल एज टॉर्क। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हुई होंगी कि कैसे हम फोर्स और टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं और इसे हम निकालते हैं। ठीक है? हम मोटा मोटी थोड़ा सा बातों में आएंगे कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे हो रही हैं, पूरा हम कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं क्या क्या कंक्लूजन हमें मिलता है। क्लियर? ठीक है? तो ये डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर किसी सिस्टम में डेवलप होता है, इफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क और फोर्स इज डेवलप्ड इन एनी सिस्टम, किसी भी सिस्टम में अगर ये चीज डेवलप हो रही है, सिस्टम का मतलब क्या हो गया? एक मैग्नेटिक सिस्टम की बात की जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसलिए मैंने यूज किया था यहाँ पे। ठीक है? तो क्या क्या चीजें होनी है? देखो यहाँ पे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? अगर टॉर्क और फोर्स डेवलप हो रहा है यानी मैकेनिकल वर्क डन हो रहा है। क्लियर? तो मैकेनिकल वर्क डन होने की वजह से पहला चीज हमने देखा था, देयर इज डिक्रीज इन फील्ड एनर्जी। फील्ड एनर्जी में क्या हो रहा था? डिक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन कब? एट कांस्टेंट साई और फाई, यानी कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज पे, जो हमारा पहला डेरिवेशन था जब हमने माइनस dWFLD/dx किया हुआ था। तो उस कंडीशन में हमने बताया था कि साई को हम कांस्टेंट ले रहे हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस मूवमेंट की बात कर रहे हैं। तो टॉर्क और फोर्स का डेवलप होने का मतलब वही होता है कि मैकेनिकल वर्क डन होना। तो मैकेनिकल वर्क डन होने की वजह से डिक्रीज इन फील्ड एनर्जी होगा एट कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज और फ्लक्स। ठीक है? दूसरा चीज हमने क्या देखा था? इंक्रीज इन को एनर्जी एज वेल एज एंड फील्ड एनर्जी, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड लगभग सेम ही होगा, क्योंकि लीनियर सिस्टम की अगर हम बात करें तो को एनर्जी और फील्ड एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन ये किस पे हो रहा है? एट कांस्टेंट करंट और एमएमएफ एफ। क्लियर? ठीक है? और जब मूवमेंट हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि आर्मेचर मूवमेंट हो रहा है, तो आर्मेचर मूव कर रहा है तो क्या होगा? एयर गैप कम हो रहा है, एयर गैप कम होगा तो रिलक्टेंस की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। तो ऑब्वियस सी बात है देयर इज डिक्रीज इन रिलक्टेंस, रिलक्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी।
जब रिलक्टेंस डिक्रीज होगा तो परमियंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो परमियंस क्या होता है? इनवर्स ऑफ रिलक्टेंस। जब रिलक्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंक्रीज इन परमियंस हो जाएगा, इंक्रीज इन डेल्टा, एंड ऑब्वियस सी बात है कि इंडक्टेंस में भी इंक्रीमेंट मिलेगा क्योंकि वो परमियंस पे ही डिपेंडेंट होता है। क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी ही होती है क्योंकि परमियंस का मतलब होता है कि कंडक्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब इंडक्टेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंडक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडक्टेंस भी उसी श्रेणी में आता है। बस वो एक टर्म के उसमें रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि हाँ ये इंडक्टेंस ऑफ कॉइल है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ वगैरह हमें पता है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है तो। क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो ये चीजें हमने देखी कैसे कैसे डिक्रीज हो रहा है फील्ड एनर्जी में, इंक्रीज हो रहा है को एनर्जी में, डिक्रीज हो रहा है रिलक्टेंस में। क्लियर? ठीक है, इंक्रीज हो रहा है परमियंस में, और क्या चीजें हो सकती हैं। अब देखो यहाँ पे कि अगर आपका फ्लक्स कांस्टेंट है, अब हम फिर से आते हैं उस रिलेशन पे, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता था? एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। ठीक है, फ्लक्स इक्वल टू एम बाई रिलक्टेंस यानी एन इंटू आई बाई रिलक्टेंस। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हम कांस्टेंट फ्लक्स की बात करें, क्लियर, तो कांस्टेंट फ्लक्स पे चूंकि रिलक्टेंस डिक्रीज हो रहा है और आपको फ्लक्स को कांस्टेंट रखना है, तो जब ये डिक्रीज कर रहा है तो इसको भी आपको डिक्रीज करना ही पड़ेगा, तभी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। यानी डिक्रीज इन करंट, देखो ये तो क्लियर हो गया कि मूवमेंट की वजह से एयर गैप कम होना है तो रिलक्टेंस तो कम होना ही होना है, लेकिन डिक्रीज इन करंट होगा, करंट में डिक्रीमेंट होगा कब? एट कांस्टेंट साई और फाई। क्लियर? तुम खुद देखो यहां पे, अगर तुम कह रहे हो कि फ्लक्स की वैल्यू आपको कांस्टेंट रखनी है, रिलक्टेंस तुमने घटा दिया, तो ऑब्वियस बात है जब डिनोमिनेटर घटा दिया तो न्यूमरेटर को भी उसी रेशियो में आपको घटाना पड़ेगा। न्यूमरेटर घटाने का मतलब हो गया करंट को आपको घटाना पड़ेगा, तो इसीलिए डिक्रीज इन करंट होता है। इसी को हम उल्टी तरह से देखें तो हम इसको लिख सकते हैं एन आई इक्वल टू फ्लक्स इंटू रिलक्टेंस। क्लियर? ये भी लिख सकते हैं हम। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको क्या होगा, ये फ्लक्स में क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें अगर हम ये कहें कि एट कांस्टेंट करंट पे हम बात कर रहे हैं, ये चीज तो क्लियर है कि रिलक्टेंस डिक्रीज होना ही होना है। अब हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट, आपका करंट कांस्टेंट रहे, करंट कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया? जब करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, आई को आपने कांस्टेंट ले लिया, रिलक्टेंस आपका रिड्यूस हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है फ्लक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी आपको क्या मिलेगा? इंक्रीज इन फ्लक्स मिलेगा एट कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट पे या एमएमएफ पे आपको क्या होगा? फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके पहले क्या बताया था मैंने कि कांस्टेंट फ्लक्स पे चूंकि रिलक्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो आप एमएफ भी डिक्रीज होगा, एमएफ भी डिक्रीज होगा, यानी करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो ये पूरा एक सार है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या फोर्स डेवलप होने की वजह से एक मैग्नेटिक सिस्टम में क्या फर्क, क्या चेंजेज आते हैं। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसको समझने का सिंपल सा तरीका है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या फोर्स डेवलप होने का मतलब मैकेनिकल वर्क डन ना। अब मैकेनिकल वर्क डन को रिलेट करना आपको फील्ड एनर्जी के साथ, वो मैंने आपको बता ही दिया कि कांस्टेंट फ्लक्स लिंकेज पे कैसे उसको विजुलाइज करना है, कांस्टेंट करंट पे कैसे विजुलाइज करना है। तो मेरे ख्याल से आपको डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंगली एक्साइटेड इलेक्ट्रिक फील्ड सिस्टम की बात करेंगे, एनर्जी कन्वर्जन वाया इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।